स्टूडेंट वेलकम टू बैक माय चैनल। आज हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सब लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट के बारे हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं और कार्बोहाइड्रेट के कार्य का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार का यह एक रासायनिक यौगिक होता है, पोषक तत्व होता है और वनस्पति जगत से प्राप्त किया जाता है। कार्बोज हमारे भोजन का मुख्य भाग होता है। एक साधारण व्यक्ति के भोजन में 55% से 65% तक ऊर्जा कार्बोज से मिलती है। उच्च आर्थिक वर्ग के लोग अपनी आवश्यक ऊर्जा का 40% कार्बोज से प्राप्त करते हैं, जबकि निम्न आय वर्गीय, जिनका मुख्य काम कठिन शारीरिक श्रम, मेहनत व मजदूरी करना है, अपनी आवश्यक ऊर्जा का 85 से 90% कार्बोज युक्त भोज्य पदार्थों से ही प्राप्त करते हैं। कार्बोज एक यौगिक होता है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्व पाए जाते हैं। कार्बोज में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के ठीक उसी अनुपात में दो संबंध एक में रहते हैं जैसे जल में रहते हैं। जल का जो सूत्र होता है H2O होता है, उसमें हाइड्रोजन के 2 अणु होते हैं और ऑक्सीजन के 1 अणु होते हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोज का वर्गीकरण हम 2 प्रकार से करते हैं, 2 आधारों पर करते हैं, जैसे भौतिक और रासायनिक। भौतिक आधार पर शर्कराएं और अशर्कराएं आती हैं और रासायनिक आधार पर मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड आते हैं। मोनोसैकेराइड में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज और डाइसैकेराइड में सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज आते हैं। पॉलीसैकेराइड में स्टार्च, पैक्टिन, ग्लाइकोजन, सेलुलोज और हेमिसेलुलोज आते हैं। मोनोसैकेराइड में पहला इसमें है ग्लूकोज। ग्लूकोज यह सबसे सरलतम शर्करा होता है। यह डेक्सट्रोज के रूप में प्राप्त होती है। इसे ब्लड शुगर, अंगूर की शर्करा, रक्त शर्करा भी कहते हैं। सबसे अधिक शर्करा अंगूर की शर्करा में होती है। बॉडी में जो ग्लूकोज की मात्रा होती है 80 से 120 मिलीग्रा प्रति 100 ml होती है। ग्लूकोज जो होता है, इसका रासायनिक जो सूत्र होता है वह C6H12 और O6 होता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं फ्रक्टोज की। फ्रक्टोज को फलों की शर्करा भी कहते हैं, इसे लेबुलोज भी कहते हैं। यह सबसे मीठी शर्करा होती है। इसके बाद आज हम लोग बात करते हैं गैलेक्टोज की। गैलेक्टोज यह प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता है, पेड़ पौधों में अनुपस्थित रहता है। औद्योगिक तरीके से इसका निर्माण किया जाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं डाइसैकेराइड की। डाइसैकेराइड में शर्करा के 2 अणु पाए जाते हैं। इसमें पहला है सुक्रोज। सुक्रोज को गन्ने की शर्करा भी कहते हैं, चुकंदर की शर्करा कहते हैं, इनवर्ट शुगर भी कहते हैं। हम लोग जो घरों में चीनी का इस्तेमाल करते हैं ना, वह सुक्रोज के अंतर्गत ही आता है। इसके बाद हम लोग माल्टोज के बारे में बात करते हैं। इसे जई की शर्करा, अंकुरित अनाजों की शर्करा भी कहते हैं। यह प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता, लेकिन जब हम चने को भिगोते हैं या किसी भी खाद्य पदार्थ को अंकुरित करते हैं तो उसमें माल्टोज स्वतः ही उत्पन्न हो जाता है। लैक्टोज, इसे मिल्क शुगर भी कहते हैं। यह माताओं में सबसे अधिक होता है, 6.7% तक होता है। जानवरों में 4 से 5% पाया जाता है। लैक्टोज का जो पाचन होता है सबसे सरल होता है। शिशुओं में लैक्टोज का पाचन सबसे सरल होता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पॉलीसैकेराइड की। यह जटिल कार्बोज होता है। इसमें शर्करा की 2 से अधिक इकाइयाँ पाई जाती हैं। इसमें पहला है स्टार्च। इसमें हम लोग बात करते हैं स्टार्च की। यह तने वाली सब्जियों में पाया जाता है। पौधों के तनों में, बीजों में जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वह स्टार्च के रूप में ही पाया जाता है। स्टार्च अघुलनशील होता है। अनाजों में 70 से 85% तक स्टार्च पाया जाता है। आमाशय में स्टार्च का जो पाचन नहीं होता है।
स्टार्च का पाचन मुंह से ही प्रारंभ होता है, लेकिन आमाशय में स्टार्च का पाचन नहीं होता है। आमाशय में प्रोटीन का पाचन किया जाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं डेक्स्ट्रिन की। रोटी में या चावल में भूरा रंग डेक्स्ट्रिन के कारण होता है। रोटी मीठी इसी के कारण लगती है। अंकुरित अनाजों में इसकी मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। ग्लाइकोजन, यह प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता। इसे प्राणिज कार्बोज भी कहते हैं, क्योंकि यह मानव के यकृत तथा मांसपेशियों में पाया जाता है। जब हम लोग ग्लूकोज का सेवन करते हैं तो इंसुलिन हार्मोन्स ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है। आवश्यकता अनुसार ग्लूकोज रक्त में चला जाता है, लेकिन जो अधिक ग्लूकोज होता है इंसुलिन उसको ग्लाइकोजन में बदल देता है, और यह ग्लाइकोजन यकृत में मांसपेशियों में जाकर एकत्रित हो जाता है। यकृत में 200 ग्राम एकत्रित होता है और मांसपेशियों में 350 ग्राम एकत्रित होता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सेलुलोज की। सेलुलोज को रफेज भी कहते हैं। अनाजों के छिलकों में सेलुलोज पाया जाता है। सेलुलोज का पाचन मानव नहीं कर पाता है। सेलुलोज का पाचन कुछ विशेष जानवरों में ही होता है, जैसे खरगोश में। लेकिन यह जो सेलुलोज होता है यह आंतों में क्रमानुकुंचन गति को बढ़ाता है, जल अवशोषण की क्षमता को बढ़ाता है, मल निष्कासन में भी मदद करता है। तो सेलुलोज पाचन तंत्र को स्वस्थ भी रखता है, पर इसका पौष्टिक मूल्य जो होता है वह शून्य होता है। इसके बाद है हेमीसेलुलोज। हेमीसेलुलोज भी सेलुलोज के समान ही होता है। इसका पौष्टिक मूल्य भी शून्य होता है। इसका पाचन नहीं होता है मनुष्यों में, विशेष जानवरों में ही इसका पाचन होता है। लेकिन हेमीसेलुलोज और सेलुलोज दोनों कब्ज को दूर करने में सहायक होते हैं, पाचन तंत्र को स्वस्थ भी रखते हैं। पेक्टिन, यह फलों के छिलकों के नीचे पाया जाता है। गूदेदार फलों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। पाचन और कैलोरी मूल्य इसका शून्य होता है। जब पेक्टिन को चीनी व साइट्रिक एसिड को मिलाया जाता है तो जेली के रूप में जम जाती है। पेक्टिन की मात्रा सबसे ज़्यादा अमरूद में पाई जाती है। पेक्टिन के कारण ही यह जेली के रूप में जम जाती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कार्बोज के कार्य। शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। कार्बोज का प्रमुख कार्य होता है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। जब कभी शरीर में कार्बोज की कमी हो जाती है तो प्रोटीन ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है, लेकिन प्रोटीन का मुख्य कार्य शरीर का निर्माण करना होता है। प्रोटीन की बचत करना, तो कार्बोज प्रोटीन की बचत करता है, क्योंकि कार्बोज से हमें जब ऊर्जा मिलती है तो प्रोटीन अपना मुख्य का शरीर का निर्माण करता है। विटामिन बी समूह के संश्लेषण में भी सहायक होता है। कुछ जीवाणु हमारे आंतों में जो पाए जाते हैं वो विटामिन बी समूह का संश्लेषण करते हैं, लेकिन उनके विकास के लिए कार्बोज आवश्यक होता है। कैल्शियम के अवशोषण में सहायक। लैक्टोज शर्करा जो होती है वह दूध में पाई जाती है और दूध में कैल्शियम भी पाया जाता है, तो कैल्शियम के अवशोषण में भी सहायक होती है। पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में कार्बोज पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है। जैसे अभी हमने आपको बताया सेलुलोज और हेमीसेलुलोज, इनका कैलोरी मूल्य तो शून्य होता है, लेकिन पाचन तंत्र को स्वस्थ रखते हैं और जल के अवशोषण क्षमता को बढ़ाते हैं, जिससे मल आसानी से निकल जाता है, और क्रमानुकुंचन गति को बढ़ाते हैं, जिससे मल आसानी से छोटी आंत से बड़ी आंत में और बड़ी आंत से बाहर की तरफ निकल जाता है। रक्त में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को भी कार्बोज कम करता है। विषाक्त पदार्थों को भी कम करता है। कार्बोज यकृत को स्वस्थ रखने में सहायक होता है। जैसे ग्लूकोज जब हम लोग ग्रहण करते हैं तो ग्लूकोज की जितनी आवश्यकता होती है वो ब्लड में चला जाता है। उसके बाद जो अतिरिक्त ग्लूकोज होता है वह इंसुलिन हार्मोन्स की सहायता से ग्लाइकोजन में बदल जाता है, और यह ग्लाइकोजन यकृत में आकर इकट्ठा हो जाता है और यकृत को भी स्वस्थ रखता है। नाड़ी संस्थानों को स्वस्थ रखने में सहायक होता है। नाड़ी संस्थानों को जो ऊर्जा होती है वह कार्बोज से ही प्राप्त होती है, अन्य किसी पोषक तत्व से प्राप्त नहीं होती है। आंतों को स्वस्थ रखने में भी कार्बोज सहायक होता है, जैसे सेलुलोज हेमीसेलुलोज हो गए, आंतों को स्वस्थ रखते हैं। ऊर्जा मापने की इकाई। ऊर्जा हम दो विधि से मापते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विधि से। प्रत्यक्ष में बाम्ब कैलोरीमीटर और अप्रत्यक्ष में ऑक्सी कैलोरीमीटर।
आज की वीडियो हमारी यहीं तक रहेगी। कल हम इसके आगे चर्चा करेंगे। कार्बोज का पाचन किस तरीके से होता है, उसका अवशोषण कैसे होता है, उत्सर्जन कैसे होता है, इसकी चर्चा हम कल की वीडियो में करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।